गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग गाइस। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम लोग अपने 19th लेक्चर में हैं। हम लोग ने लास्ट लेक्चर में कैपिटल गेन्स खत्म कर लिया था। आज हम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का जनरल लॉ ये है कि अगर कोई ऐसी इनकम है जो किसी हेड में टैक्सेबल, मतलब किसी हेड में उसका सोर्स जा नहीं रहा है, सोर्स फिट नहीं बैठ रहा है हेड डिसाइड करने के लिए, लेकिन वो इनकम एग्जेम्प्टेड नहीं है, इट इज स्टिल टैक्सेबल। ठीक है, इट इज स्टिल टैक्सेबल बट इट इज नॉट getting, the source is not defining it to be taxed in any particular head, then it will be taxable under income from other sources. ठीक है, this is the general law of other sources. अब आइए हम लोग नोट्स की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, देखिए जनरल लॉ लिखा हुआ है, इनकम विच इज टैक्सेबल बट नॉट सोर्स टू एनी पर्टिकुलर हेड ऑफ इनकम इज टैक्सेबल अंडर अदर सोर्सेज। यहाँ पे किस किस तरह का इनकम आएगा, जैसे डिविडेंड इनकम हुआ, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, किसी भी टाइप का इंटरेस्ट हुआ, कंपेंसेशन पे इंटरेस्ट हुआ, या कोई बॉन्ड या डिवेंचर पे इंटरेस्ट हुआ, ठीक है, या डायरेक्टर्स की सिटिंग फीस, ये सब यहां पे आएगा। ठीक है, अब आइए इसमें 3 सेक्शन आएंगे हम लोग के। ठीक है, मतलब इस टॉपिक के अंदर हमारे 3 सेक्शन आएंगे। एक है 56 to 10, एक है 56 to 7B और एक 43 CA। 3 सेक्शन आएंगे। एक्चुअली 43 CA जो सेक्शन है ना, इट इज एक्चुअली पीजीबीपी का सेक्शन, बट वी आर डूइंग इट विद अदर सोर्सेज। ठीक है, ये एक्चुअली में पीजीबीपी का सेक्शन है, जब आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 43 का सीरीज है ना, तो ये पीजीबीपी का सीरीज में जाएगा आपका। मैं पीजीबीपी में मैंने कराया नहीं था, मैं इसी के साथ इसको करवा दे रहा हूं। ठीक है, तो 56 to 10 क्या है? पहली बात, 56 to 10 जो सेक्शन है वो रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। रिसीवर मतलब जिसको आप कुछ दे रहे हो। ठीक है, बेसिकली एक्ट में गिफ्ट अलाउड होता है। ठीक है, एक्ट में गिफ्ट अलाउड होता है, लेकिन गिफ्ट आपको 1 साल के पीरियड में ओनली अप टू द वैल्यू ऑफ 50,000 अलाउड होता है। नॉट 50,000 पर पर्सन, बट आई से 50,000 इन एग्रीगेट। मतलब सब लोगों से गिफ्ट मिला के, कैश वैल्यू ऑफ गिफ्ट मिला के, कैश एज गिफ्ट मिला के, प्रॉपर्टी एज गिफ्ट मिला के, सब मिला के 50,000 को एक्सीड नहीं करना चाहिए। और अगर किसी कारणवश 50,000 को एक्सीड कर गया, तब वो पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाता है अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इन द हैंड्स ऑफ द रिसीवर। क्योंकि आप सोच के देखो, किसी और हेड में क्या ये जाएगा? क्या ये सैलरी है? आपने उस गिफ्ट के लिए काम किया है? नहीं। क्या ये पीजीबीपी, आप उस बिजनेस करते हो क्या गिफ्ट लेने देने का? नहीं। क्या ये कैपिटल गेन है? नहीं। तो ये किसी भी हेड में और में बैठ ही नहीं रहा, इसलिए अदर सोर्सेज में आएगा और ये टैक्सेबल होगा अगर इसका अमाउंट 50,000 के ऊपर होगा। तो 56 to 10 रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता है। रिसीवर मतलब जिसको कुछ मिल रहा है। ये बोलता है कि अगर आपको कोई कैश मिला है एज गिफ्ट, कैश मिला है एज गिफ्ट, तो पूरे साल में अगर आपको 50,000 तक या 50,000 से नीचे कैश मिला है तो वो एग्जेम्प्टेड होगा, कोई टैक्स नहीं होगा। लेकिन अगर आपका कैश 50,000 को एक्सीड कर जाता है, सपोज इट बिकम्स 51,000 या 50,001 रुपी या 50,002 रुपी, देन द इंटायर 50,001, 2 और 51,000 विल बी टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। किसके हाथ में? रिसीवर के हाथ में। इट विल बी डीम्ड एज एन इनकम। ठीक है, ये है मनी के रिलेशन में। पहला मनी। दूसरा, इट कैन बी एन इनमूवेबल प्रॉपर्टी जो आपको गिफ्ट में मिला है। ठीक है, सपोज आपको एक इनमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिला है और उसका वैल्यू, मैं दोनों तरह से बता रहा हूं, वैल्यू 50,000 तक है या 50,000 से कम है, तो वो एग्जेम्प्टेड है। पूरे साल में, पूरे साल का एग्रीगेट करके अगर वैल्यू 50,000 से कम है, इनमूवेबल प्रॉपर्टी का वैल्यू 50,000 से कम है या 50,000 तक है, तो वो पूरी एग्जेम्प्टेड है। लेकिन अगर वैल्यू 50,000 को एक्सीड कर जाता है, देन पूरा अमाउंट इज टैक्सेबल। सपोज जो आपको प्रॉपर्टी मिला उसका वैल्यू है 50 लाख रुपीज, इंटायर 50 लाख रुपीज विल बी टैक्सेबल। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्योंकि आपने लास्ट क्लास में कैपिटल गेन किया है ना, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर कौन सा वैल्यू देखेंगे प्रॉपर्टी का कंपेयर करने के लिए? कौन सा वैल्यू देखेंगे प्रॉपर्टी का? 50C एक सेक्शन है, याद है आपको? लैंड और बिल्डिंग के केस में वी सी द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, सो विल सी द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। ठीक है, आना नेक्स्ट क्या बोलता है? ठीक है, अब सपोज ऐसा हुआ, जैसे ये सब हम लोग ने किया, अब सोचो ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी है, कोई मेरे को प्रॉपर्टी दे रहा है और मैं पैसे दे रहा हूं। ठीक है, कैसे दे रहा हूं सुनिएगा। एक आदमी मेरे को प्रॉपर्टी दिया, गिफ्ट मतलब प्रॉपर्टी दिया। ठीक है, प्रॉपर्टी का पूरा वैल्यू है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 1 करोड़ रुपए। ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 1 करोड़ रुपए।
मैं सब एग्जांपल लेके समझा रहा हूं। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है 1 करोड़ रुपए और मैं बदले में उसको, ठीक है, मैं बदले में उसको 99 लैक्स, ठीक है, 99 लैक्स 51,000 दे देता हूं, ठीक है। तो जितना बाकी का डिफरेंस है, सिंस इट इज लेस देन 50,000, तो क्या उस पे वो मेरी इनकम में इंक्लूड होगा? नहीं होगा, क्योंकि 50,000 का गैप अभी भी है, ठीक है। पर अगर मान लो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी के लिए मैं 99 लाख देता हूं, तो 50,000 को एक्सीड कर रहा है, तो जो पूरा 1 लाख रुपीज है वो टैक्सेबल हो जाएगा। 99 लाख नहीं होगा, ओनली द पोर्शन ऑफ इनएडिक्वेट कंसिडरेशन विल बी टैक्सेबल इफ इट एक्सीड्स 50,000, ठीक है। तो लॉ बेसिकली ये है कि इफ यू हैव ट्रांसफर्ड एन इनमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, वेयर इफ यू हैव ट्रांसफर्ड एनी इनमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर लेस देन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू एंड इफ द स्टैंप ड्यूटी वैल्यू एक्सीड्स रुपीज 50,000, then the entire inadequate consideration is taxable, ठीक है। सिर्फ inadequate portion, मतलब पूरा 1 लाख रुपए टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक अमेंडमेंट आया, ठीक है, फिनेंस एक्ट 2019 से ये अमेंडमेंट आया, तो अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है। इसने बोला पहले वो सिर्फ 50,000 था, पहले वो सिर्फ 50,000 था, पर अगर आपको एक बात याद हो तो वो 105% वाला रिडक्शन याद है कि 5% तक वैल्यू अगर ऊपर नीचे हुआ तो अलाउ कर देंगे, याद है? 5% तक अगर वैल्यू ऊपर नीचे हुआ तो अलाउ कर देंगे। तो यहां क्या बोलता है कि अगर आपने किसी से प्रॉपर्टी खरीदा है और जितना एसडीवी है और जितना आपने पेमेंट किया, अगर उसमें 50,000 रुपए प्लस 5% ऑफ कंसिडरेशन से ज्यादा डिफरेंस है तो 56/10 लगेगा, वरना 56/10 नहीं लगेगा। चलो एक तो सिंपल एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एकदम सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लो जो प्रॉपर्टी आपने खरीदी है वो 10 लाख की है, ठीक है, मतलब जो सेलिंग प्राइस है दैट इज 10 लाख और जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है दैट इज 12 लाख, ठीक है। तो पहले हमको पता है, तो उस केस में स्टैंप ड्यूटी वैल्यू लिया जाएगा, 12 लाख लिया जाएगा। अब देखो, अब पहले ही 56/10 लग जाएगा, कैसे? क्योंकि स्टैंप ड्यूटी वैल्यू और सेल कंसिडरेशन के बीच में 2 लाख का फर्क है, ठीक है। तो ये तो पहले ही टैक्सेबल हो जाएगा एज पर 50C, 2 लाख। अब मान लो 10 लाख की प्रॉपर्टी के लिए, चलो इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करता, सिंपल करता है, मैं 10 लाख में प्रॉपर्टी बेच रहा हूं, ठीक है, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू भी 10 लाख है, ठीक है, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू भी 10 लाख है, प्लस उसका सेल कंसिडरेशन भी 10 लाख रुपीज है, और सामने वाला आदमी मेरे को 8,50,000 दे रहा है। कितना दे रहा है? 8,50,000। तो डिफरेंस कितना है? 1,50,000 का। अब तुम देखो 50,000 प्लस 5% ऑफ स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, 5% ऑफ स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कितना होगा? 10 लाख का 5%, 50,000। तो 50,000 प्लस 50,000 इज 1 लाख, लेकिन डिफरेंस कितना है वैल्यू में? 1.5 लाख का। सिंस इट इज एक्सीडिंग 1 लाख, तो जितना भी डिफरेंस है पूरा 1,50,000 का विल बी टैक्सेबल एज 56/10। किसके हाथ में? रिसीवर के हाथ में। अब हम इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी लेके आ रहे हैं। अब हम 56/10 और 50C को लिंक करेंगे। आइए एक्सेल शीट पे देखते हैं, ठीक है, एक्सेल शीट पे देखते हैं। चलो एक्सेल शीट में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग अब थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी लेके आ रहे हैं। वी आर कॉन्फ़िगरिंग 50C प्लस, वी आर कंबाइनिंग टू थिंग्स, वी आर कंबाइनिंग 50C, थोड़ा सा मैं जूम कर दूं क्या, आई होप आपको दिख रहा होगा, दिख तो रहा है आई गेस। 50C, वी आर कंबाइनिंग 50C प्लस 56/10, ठीक है, कंबाइनिंग द बोथ एंड लेट्स सी व्हाट द रिजल्टेंट इज, ठीक है। आपका जो एसडीवी है प्रॉपर्टी का, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, ठीक है, वो सपोज कर लेते हैं प्रॉपर्टी का है 30 लाख, ठीक है, एसडीवी 30 लाख है। आपने सेल कंसिडरेशन रखा है, मतलब जिस प्रॉपर्टी, जिस प्राइस पे आप इसको बेच रहे हो, सेल प्राइस 25 लाख। तो सबसे पहले आप क्या चेक कर लो ऐसे सिचुएशन में, क्या 50C लगेगा कि नहीं लगेगा?
सर क्यों चेक करेंगे हम 50C लगेगा कि नहीं लगेगा? क्योंकि अगर 20 लाख में 105 इंटू किया आपने और वो 30 लाख को इक्वल कर लेता है या 30 लाख के ऊपर चला जाता है, तो जो एक्चुअल सेल प्राइस है दैट विल बी द कंसिडरेशन। लास्ट क्लास में ही पढ़ाया था। तो सपोज लेट्स डू दिस, ठीक है, लेट्स डू चेक फॉर 50C, ठीक है, लेट्स डू इट, ठीक है, डू देखो उसका 105% जो मैंने किया, तो जो वैल्यू निकल के आया वो वैल्यू निकल के आया है आपका 262,500, ठीक है, 262,500 मतलब 26,25,000 निकल के आया। क्या ये इससे ज्यादा है 30 लाख से? नहीं। क्या 30 लाख के बराबर है? नहीं। 30 लाख को एक्सीड कर रहा है। तो अब हमको यहां से एक तो सिनॉप्सिस क्या मिल गया, 50C विल अप्लाई, 50C विल अप्लाई, ठीक है। हमको ये टेक होम मिल गया यहां से कि अंडर दिस सर्कमस्टांसेस 50C विल अप्लाई। अब जैसे ही 50C अप्लाई करता है, ठीक है, तो 50C क्या बोलता है, सेल कंसिडरेशन विल बी द स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। तो सेल कंसिडरेशन हो गया स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कितना है, 30 लाख हो गया, 30 लाख, ठीक है। और इसके बाद कैपिटल गेन कंप्यूट कर लेंगे। 56 to 10 यहां पे आके पता है क्या बोलता है, 56 to 10 क्रिएट्स डबल टैक्सेशन। 56 to 10 डबल टैक्सेशन। कैसे डबल टैक्सेशन करता है पता है? 56 to 10 बोलता है अब जो सेल कंसिडरेशन और मतलब जो एसजीवी और सेल कंसिडरेशन के बीच में जो एक्चुअल डिफरेंस है ना, जो एक्चुअल डिफरेंस है उसको गवर्नमेंट ये अज्यूम करता है कि इन लोग ने पक्का 2 नंबर का ट्रांजैक्शन किया, वो पैसा मिला है किसी ना किसी को, ये लोग दिया है वो पैसा। कोई आदमी क्यों अपना चीज सस्ते में बेचेगा, बस उसको पेपर पे नहीं दिखाया, ठीक है। और इसके लिए गवर्नमेंट आपको पनिश करना चाहता है। तो गवर्नमेंट आपको कैसे पनिश करता है, गवर्नमेंट आपको पनिश करता है डबल टैक्सेशन लगा के। इसलिए हम लोग ये वाले को, ये पनिशमेंट है तो इसको रेड कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो गवर्नमेंट आपको कैसे पनिश करता है सर, डबल टैक्सेशन लगा के, ठीक है। डबल टैक्सेशन कैसे पता चलेगा, क्या होगा डबल टैक्सेशन? डबल टैक्सेशन ऐसे होगा कि जो आपके सेल कंसिडरेशन और सेल प्राइस का डिफरेंस होगा वो भी गवर्नमेंट टैक्सेबल करा देगा। किसके हाथ में, रिसीवर के हाथ में, ठीक है। किसके बीच का डिफरेंस, एसडीवी माइनस योर सेल कंसिडरेशन। मतलब तुम गवर्नमेंट को बेवकूफ बना रहा था, गवर्नमेंट तुमसे ज्यादा स्मार्ट है। गवर्नमेंट क्या बोला, इसके और इसके बीच में जो डिफरेंस होगा दिस इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द रिसीवर, टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ रिसीवर, ठीक है। ये है 56 to 10 इंटीग्रेटेड विद 50C, ठीक है। दिस इज 56 to 10 इंटीग्रेटेड विद 50C। अब इसमें हम गिफ्ट के प्रोविजन को कैसे एंटर करवाते हैं, ठीक है। इसमें गिफ्ट के प्रोविजन को कैसे एंटर कराते हैं, अब देखो इसमें गिफ्ट भी इंट्रोड्यूस करो। कभी भी ये दोनों चीज साथ में नहीं आएगा, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए कर दिया, ठीक है। अब सोचो एक्चुअली जो प्राइस पेमेंट हुआ था, एक्चुअल प्राइस पेड, ठीक है, ये तो सेल कंसिडरेशन डिसाइड हुआ था, ये तो सेल कंसिडरेशन डिसाइड हुआ था कि 30 लाख, सॉरी क्या बोलते हैं 25 लाख होगा। पर लेट्स सपोज एक्चुअल प्राइस कुछ और है, तो एक्चुअल प्राइस जितना पेड है वो है सिर्फ 20 लाख, ठीक है। एक्चुअल प्राइस इन लोग ने जो पेमेंट किया सिर्फ 20 लाख पेमेंट किया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग कितना लिमिट तक अलाउड करते हैं, हम लोग अलाउ करते हैं 50,000 प्लस 5% ऑफ कंसिडरेशन तक अलाउ करते हैं।
वो कंसिडरेशन बोलता है 5% ऑफ एसडीवी नहीं बोलता। मतलब हम लोग अलावेंस कहां तक देंगे, हम लोग अलाउड किस लिमिट तक करेंगे, ठीक है। वो बोला 50,000 प्लस, ठीक है, 50,000 प्लस, वो बोला 50,000 प्लस 5%, ठीक है, 5% ऑफ क्या अमाउंट ऑफ सेल कंसिडरेशन, दैट इज ऑल वी विल अलाउड। मतलब हम कितना तक अलाउ कर देंगे, 2 लाख तक अलाउ कर देंगे। पर क्या इसके ये 2 लाख तक अलाउ कर देंगे, मतलब अगर 22 लाख तक होता तो काम चल जाता, पर वैल्यू कितना है, 25 लाख है, वैल्यू 25 लाख है, 20 लाख तक होता तो काम चल जाता। तो अब 56:10 के हिसाब से, 56:10 के हिसाब से the inadequate consideration will also be taxable, inadequate कंसिडरेशन भी टैक्सेबल होगा, ठीक है, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन भी टैक्सेबल होगा सर, ठीक है। इनएडिक्वेट कंसिडरेशन कितना होगा सर, 25 लाख, 25 लाख लेस 20 लाख, दैट इज योर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। तो ये जो रिसीवर है, ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी का रिसीवर है, इसको टोटल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में 56:10 की वजह से कितना टैक्स देना पड़ जाएगा, कितने अमाउंट पे टैक्स देना पड़ जाएगा, इनकम अंडर 56:10, इसको कितने पे टैक्स देना पड़ जाएगा पता है, टोटल 56:10 में, इसको 56:10 में टैक्स देना पड़ जाएगा दिस अमाउंट, ठीक है, प्लस कहां गया वो अमाउंट, ये अमाउंट, मतलब 56:10 में इसकी डीम्ड इनकम हो जाएगी 10 लाख रुपीस। अब आपको एग्जाम में ये दोनों नहीं आएगा, आपको एग्जाम में बेसिकली क्या बता देगा, आपको बोलेगा कि ये जो सेल कंसिडरेशन है, ये जो सेल प्राइस है, ये वाला जो सेल प्राइस है, इतना ही पूरा पेमेंट किया है, ठीक है। तो भी तो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है 30 और 25 के बीच में। आपके एग्जाम में आप कैसे चेक करोगे, ये जो 25 लाख रुपए है, आप एग्जाम में कैसे चेक करोगे, ये जो 25 लाख रुपीस है, ठीक है, आप क्या करोगे, 50,000, ठीक है, प्लस 5% कर लोगे ऑफ दिस अमाउंट, ठीक है, और ये आपका आंसर हो जाएगा। 175 तक अलाउड होता, तो आप क्या करोगे, 175 से, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस 30 लाख और 25 लाख के बीच का डिफरेंस इज 5 लाख विच इज मोर देन 175, तो आपके केस में IFOS कितना हो जाएगा सर, सिंपल 5 लाख रुपए हो जाएगा एज पर 56:10, ठीक है। मैंने 2 तरह की चीजें निकाली थी, मैंने ये निकाला कि जो एक्चुअल सेल कंसिडरेशन अग्रीड है, मैंने वो भी नहीं लिया, उससे भी कम लिया, तो मैं आपको उस तरह में प्लानिंग दिखाया। पर दोनों में से एक आएगा, या तो 56:10 विद 50C आएगा, ठीक है, जिसमें क्या होगा, SDV विल बी इक्वल टू, मतलब सॉरी, SDV एंड सेल प्राइस विल बी गिवन, ठीक है, एंड दे विल से कि यही सेल प्राइस पे सेल हुआ, ऐसा नहीं कि इसके भी नीचे जाके सेल हुआ, एंड देन यू अप्लाई 56:10। व्हाट डू, यू जस्ट सिंपली टेक द सेल प्राइस, do equal to 50,000 plus 5% of this sale price. If this plus that sale price is less than SDV, then the difference between SDV and sale price will be taxable as income from other sources. Khatam. That's it. If you have any other questions, any other permutation combinations you like to do, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, SDV किस डेट का लेंगे, वही पुरानी बात जो हम लोग ने 50C में की थी, आज 50C पूरा रिवाइज हो जाएगा। SDV किस डेट का लेंगे, SDV या तो डेट ऑफ अग्रीमेंट का लेंगे या डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का लेंगे, लेकिन हम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का लेंगे अगर
अग्रीमेंट की डेट पे आपने मोर अदर देन कैश में पेमेंट ना कर दिया हो, अगर आपने अग्रीमेंट की डेट पे मोर अदर देन कैश में पेमेंट कर दिया है तो वी विल टेक द एसडीवी ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट, अदरवाइज रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ये सेम बात हम लोग पहले भी बात किए थे। अच्छा, फॉर शेयर सिक्योरिटी ज्वेलरी एंड एनी वर्क ऑफ आर्ट एंड बुलियन, शेयर सिक्योरिटी ज्वेलरी एनी वर्क ऑफ आर्ट एंड बुलियन, आपका एसडीवी तो रहेगा नहीं, तो आप किस चीज से कंपेयर करोगे? फेयर मार्केट वैल्यू में। अगर आपको ये चीज फ्री में मिला, ठीक है, किसी ने दिया और इसका फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 के ऊपर है, मान लो आपको एक ज्वेलरी मिला और उसका फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 के ऊपर है, देन द इंटायर वैल्यू अमाउंट विल बी इंक्लूडेड इन योर इनकम। ठीक है, जैसे मान लो आपको 1 लाख का ज्वेलरी मिला, ठीक है, तो आपकी इनकम में उस ईयर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में 56 to 10 लिख के 1 लाख रुपए ऐड कर देगा ज्वेलरी के तौर पे, मतलब ज्वेलरी का जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो आपके वैल्यू में इंक्लूड कर देगा। ठीक है, अगर मान लो आप कंसिडरेशन देते हो लेकिन इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है, एक्चुअल सेल, एक्चुअल एफएमवी और कंसिडरेशन पेड में अगर डिफरेंस 50,000 को एक्सीड करता है तो जितना डिफरेंस है इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है पूरा टैक्सेबल होगा। एक एग्जांपल दे देते हैं, मान लो जो प्रॉपर्टी आपको मिल रहा है, ठीक है, वो 2 लाख रुपए का, आपको जो ज्वेलरी मिल रहा है वो 2 लाख रुपए का, ठीक है, या जो शेयर्स आपको मिल रहा है वो 2 लाख रुपए का, बदले में आप जो पेमेंट कर रहे हो, दैट इज 1,30,000। नाउ द डिफरेंस बिटवीन 2 लाख एंड 1,30,000 is 70,000, ग्रेटर देन 50,000, तो पूरा 70,000 विल बी टैक्सेबल अंडर 56 to 10। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों से अगर आप चीजें या गिफ्ट रिसीव करते हो या प्रॉपर्टी रिसीव करते हो या ये शेयर्स, ज्वेलरी, बुलियन रिसीव करते हो, तो उन केसेस में 56 to 10 नहीं अप्लाई करेगा। मतलब वहां पे अगर वैल्यू 50,000 को एक्सीड भी कर रहा है तो इट विल बी टोटली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। सर ऐसे कौन से लोग हैं? ऐसे लोग हैं आपके फैमिली रिलेटिव्स। अगर आपको रिलेटिव से कोई सामान मिल रहा है, तो वो एग्जेम्प्टेड है, मतलब वो कितने भी वैल्यू का हो सकता है। या एक एचयूएफ का पार्टीशन हो रहा है, तो सब मेंबर है और अगर मेंबर का पार्टीशन होता है तो उस केस में आपको जो भी मिल रहा है उसमें 56 to 10 नहीं लगेगा। अगर आपको ध्यान हो तो गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव और पार्टीशन ऑफ एचयूएफ का जो ट्रांसफर होता है उस पर कैपिटल गेन भी नहीं लगता, वो 47 में एग्जेम्प्टेड होता है। ठीक है, आप इससे कैपिटल गेन का लेक्चर रिलेट कर सकते हैं, मैं आई बटन में रेफर कर दूंगा कि रेफर विद कैपिटल गेन। इस टॉपिक के साथ मैं कैपिटल गेन का वो वाला क्लास अटैच कर दूंगा 50C वाला, तो आप अपना 50C का कॉन्सेप्ट जाके और से रिफर्बिश कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आप भूल गए, बच्चे हैं, मासूम है, भूल जाते हैं, तो आप उस लेक्चर को एक बार और देख लीजिएगा, 50C का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आप इसको देखिएगा। ठीक है, तो गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव हुआ या आपको आपके अगर शादी पे आपको कोई गिफ्ट मिल रहा है, ठीक है, एंड शादी बाय शादी आई मीन मैरिज, नॉट 25 इयर्स कंप्लीट हो गया तो आपका फिर शादी करवा रहे हैं, वो नहीं, ऑन मैरिज, एंड मैरिज एक हो सकता है, 2 हो सकता है, ऑन एवरी मैरिज, नॉट मैरिज ओकेशन इट इज एग्जेम्प्टेड। गिफ्ट पे मतलब बर्थडे पे मिल रहा है तो एग्जेम्पशन नहीं होगा, मैरिज पे मिला तो एग्जेम्पशन होगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपको विल के तौर पे कुछ मिलता है, दादाजी मर गए, विल में आपके नाम पे कुछ करके चले गए, विल के केस में 56 to 10 इज नॉट एप्लीकेबल। नेक्स्ट, कॉन्टेम्पलेशन ऑफ डेथ, ठीक है, कोई मरता हुआ आदमी आपके नाम पे आपके लिए जो सब छोड़ के चला गया, ठीक है, विदाउट विल, और आप ही उसके उत्तराधिकारी, आखिरी आदमी वही है जो आप ही है जो उससे रिलेटेड था, तो आपको तो इन कॉन्टेम्पलेशन ऑफ डेथ ही मिला है। इन कॉन्टेम्पलेशन मींस इन द इवेंट ऑफ डेथ, तो जो भी आपके पास रह गया वो आपका है। ठीक है, जैसे होता है ना, मालिक है, बहुत अमीर मालिक है लेकिन उसका आगे पीछे कोई नहीं है, उसका खाली एक नौकर है, तो अब जब मालिक मर जाएगा सब कुछ किसका हो जाएगा? नौकर का हो जाएगा, सीधी सी बात। नेक्स्ट, लोकल अथॉरिटी से अगर आपको कोई गिफ्ट मिला है, कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अगर आपको कोई गिफ्ट देता है कि आपने बहुत कंट्रीब्यूट किया है, साफ सफाई मेंटेन की है, तो इसके तौर पे आपको कैश प्राइज दे रहे हैं, तो बस ठीक है, वो एग्जेम्प्टेड है। नेक्स्ट, कोई ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन से आपको गिफ्ट मिल रहा है, यूनिवर्सिटी से आपको स्कॉलरशिप मिल रहा है या वगैरह, जो 50,000 को एक्सीड करता है, ठीक है, 56 to 10 नहीं लगेगा। कोई ट्रस्ट से आपको गिफ्ट मिल रहा है, चैरिटेबल ट्रस्ट से, वो होता है ना, गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे हैं आपको, ठीक है, ऑनरेरियम दिया जा रहा है आपको कि आपने बहुत साल से इस ट्रस्ट में कंट्रीब्यूशन किया, आज ट्रस्ट आपको एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट एक चेक दे रहा है, ठीक है, या ज्वेलरी दे रहा है या कोई बैच दे रहा है जिसका वैल्यू 50 के ऊपर है, एग्जेम्प्टेड पूरा पूरी। नेक्स्ट क्या बोला, ट्रांजैक्शंस अंडर 47 में जो भी ट्रांजैक्शंस थे, 47 में जो एग्जेम्प्टेड ट्रांजैक्शंस थे, उन एग्जेम्प्टेड ट्रांजैक्शंस पे 56 to 10 नहीं लगेगा। ठीक है, 4 ट्रांजैक्शन को छोड़ के। बेसिकली बोल क्या रहा है, वहां पे एसेट्स और लाइबिलिटीज ट्रांसफर होते थे,
56 to 10 नहीं लगेगा रिसीवर के हाथ में, 4 केसेस को छोड़ के। उन 4 केसेस में अगर एफएमवी के नीचे ट्रांसफर हुआ है एसेट, फेयर मार्केट वैल्यू के नीचे ट्रांसफर हुआ है एसेट, मतलब उससे कम पैसा लिया गया है, तो रिसीवर के हाथ में 56 to 10 लग जाएगा। कौन से हैं वो 4 केसेस बाद में देखेंगे। लास्ट में क्या बोलता है, ये लास्ट 2 पॉइंट जो है ना, क्या बोलता है, 9, पॉइंट नंबर 9 और पॉइंट नंबर 10, ये दोनों नया अमेंडमेंट है, पॉइंट नंबर 9 और पॉइंट नंबर 10। तो पॉइंट नंबर 9 बेसिकली बोल क्या रहा है, अगर मेरे को फ्रॉम एन इंडिविजुअल या ट्रस्ट, ठीक है, कोई इंडिविजुअल या ट्रस्ट की तरफ से कुछ गिफ्ट मिला है, जो ट्रस्ट हम मेंटेन करते थे अपने किसी रिलेटिव के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बेनिफिट के लिए। जैसे लाइक फॉर एग्जांपल कि इसे मान लो मेरा बेटा होता है, मैं बच्चा होता है, तो मेरे बच्चे के लिए हम अभी से एक फंड लगा देता है, ट्रस्ट खोल देता है, और उस ट्रस्ट में हम हर बार पैसा कंट्रीब्यूट करता रहता है कि 18 साल होने के बाद दैट ट्रस्ट विल provide money for the education of my child, or if anything happens to me, the trust will take care of the child. Now, as a token of respect for such donations, the trust is giving me an honor. Now, that honor which I am receiving is for the indirect or direct benefit which I am providing to my children through the trust. ठीक है? So, this is like doing something for the relative itself. इसीलिए इसको टैक्स में लाके एग्जेम्प्ट करा दिया गया। और जो पॉइंट नंबर 10 है, उसको गवर्नमेंट ने अपने लिए ओपन रख दिया कि फ्यूचर में अगर कोई गवर्नमेंट 56 to 10 में कुछ एग्जेम्प्ट कराना चाहेगा तो यहां पे लिख देगा। इसीलिए वो लिखता है पर्सन्स नोटिफाइड बाय सीजी। अगर वो यहां पे कुछ इंक्लूड कराना चाहेगा तो फ्यूचर में जाके करवा देगा बच्चा। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 56 to 10 सब चीज में नहीं लगता है। 56 to 10 खाली 6 आइटम के रिलेशन में लगता है, दैट्स इट। इट इज एक्सक्लूसिव नॉट इंक्लूसिव। 56 to 10 इज एक्सक्लूसिव नॉट इंक्लूसिव। बच्चा लोग क्या करता है, इधर उधर जहां मन में आता है 56 to 10 लगा देता है, जहां एफएमवी से कम देखता है 56 to 10 लगा देता है। वैसे नहीं होता है, सिर्फ इन 6 चीजों में 56 to 10 लगता है, बाकी किसी में नहीं लगता। देख लीजिए एक बार, मनी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, शेयर्स एंड सिक्योरिटी, एनी वर्क ऑफ आर्ट एंड ज्वेलरी एंड बुलियन। खाली ये 6 चीजों पे 56 to 10 लगता है, बाकी 56 to 10 इज नॉट एप्लीकेबल एनीवेयर। हाँ, 56 to 10 खाली कैपिटल एसेट पे लगेगा, स्टॉक इन ट्रेड पे नहीं लगता 56 to 10। ठीक है, 56 to 10 कैपिटल एसेट पे लगेगा, स्टॉक इन ट्रेड पे नहीं लगेगा। नेक्स्ट, ठीक है। फिर क्या बोलता है, कन्वर्जन ऑफ, मैंने बोला था ना 4 ऐसे केसेस हैं जिसमें अगर आपने एफएमवी के नीचे ट्रांसफर किया, और ये चारों केसेस 47 में है, तो उस केस में जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो रिसीवर के हाथ में टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो जाएगा। चलो देखते हैं। फर्म से कंपनी, याद है 47, अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म से कंपनी में कन्वर्ट हो रहे हो तो ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटी विल बी ट्रांसफर्ड। अगर एफएमवी से नीचे अमाउंट पे ट्रांसफर हुआ है तो कंपनी के हाथ में डिफरेंस अमाउंट विल बी टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। नेक्स्ट, सोल प्रोप्राइटरशिप टू कंपनी, याद है लास्ट क्लास में ही हुआ है 47, लास्ट टू लास्ट क्लास में हुआ है। इसका लिंक लगा दूंगा इसके नीचे, 2 आई बटन लगा दूंगा इसके नीचे। ठीक है, फिर क्या बोलता है, कंपनी टू सोल प्रोप्राइटरशिप टू कंपनी। ठीक है, अगर लेस देन एफएमवी पे हुआ है तो कंपनी के हाथ में डिफरेंस अमाउंट विल बी टैक्सेबल। सर कंपनी टू एलएलपी, अगर लेस देन एफएमवी पे हुआ है तो एलएलपी के हाथ में टैक्सेबल। सर अगर स्टॉक एक्सचेंज एक कंपनी में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब बीएससी एनएससी अपने आप को एक कंपनी में कन्वर्ट कर लेता है, कंपनी जैसा रजिस्टर करवा लेता है, तो अगर एफएमवी से कम में एसेट ट्रांसफर हुआ है तो टैक्सेबल एज इनकम एज अदर सोर्सेज, इनकम ऑफ अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, अच्छा एक सेक्शन आएगा 43CA, मैंने लिखा है इट इज सेम एज 50C, द ओनली डिफरेंस बीइंग 50C में जब लैंड एंड बिल्डिंग हम ट्रांसफर कर रहे थे, लैंड और बिल्डिंग या बोथ, तब हम उसको कैपिटल एसेट की तरह कर रहे थे। अगर वही स्टॉक इन ट्रेड हो जाए, ठीक है, तो बिजनेस इनकम में चला जाएगा, तब उस पर 43CA लगेगा। तो 43CA का नेट बेनिफिट विल बी बिजनेस इनकम टैक्सेबल इन पीजीबीपी। 50C का नेट बेनिफिट विल बी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, sorry 50C का net benefit will be capital gain, will be taxable under the head capital gain. That's the only difference between the two. बाकी दोनों का लॉ एकदम डीटो कॉपी सेम है। अगर आप 50C समझ गए हो, मैं लिंक इसके नीचे डाल दूंगा, 50C अगर आप समझ गए हो तो ये एकदम प्लेन एंड सिंपल है। बोलता क्या है, when sale land or building or both at a sale consideration less than SDV, याद है,
देन द लैंड एंड बिल्डिंग का सेल कंसिडरेशन विल बी इक्वल टू एसडीवी। उसके बाद बाकी 50C में 3 कंडीशन थी, याद है? हम एओ को अप्रोच कर सकते हैं अगर हमको लग रहा है कि मेरा जो एफएमवी है वैल्यू का जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो एसडीवी से कम है, या वो वाला केस याद है कि कौन सा लेंगे, डेट ऑफ अग्रीमेंट या डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, या वो 105% ऑफ सेल कंसिडरेशन वाली बात। तीनों बात जो आपने 50C में पढ़ी थी एज इट इज 43CA में भी एप्लीकेबल है, ठीक है? खाली बस एक डिफरेंस है मेजर, सिर्फ एक डिफरेंस है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, मैं आई बटन इसके नीचे रेफर कर दूंगा। सिर्फ एक मेजर डिफरेंस है कि जो 43CA है वो लैंड और बिल्डिंग को स्टॉक इन ट्रेड की नजर से देखता है, और जो 50C है वो लैंड और बिल्डिंग को कैपिटल एसेट की नजर से देखता है। तो अगर आपने बेचते टाइम उसको कैपिटल एसेट की तरह बेचा है तो 50C लगेगा, और अगर आपने तो 50C लगेगा। तो फिर अगर लेस देन एसडीवी में गया है, अगर लेस देन एसडीवी में गया है 50,000 और 5% वाला, तो फिर रिसीवर के हाथ में 56/10 लगेगा। लेकिन अगर 43CA गया है, सुनना मेरी बात, ये सेंटेंस ध्यान से सुनना, अगर 43CA के हिसाब से गया है तो रिसीवर के हाथ में 56/10 नहीं लगेगा। क्यों सर, क्यों नहीं लगेगा 56/10? सिर्फ इस रीजन की वजह से नहीं लगेगा। ये दिख रहा है, दिखाता हूं, ये दिखाई दे रहा है, नॉट टू स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड पे ये नहीं लगता। मतलब सर आप एक कॉम्बिनेशन दिखा सकते हो, सर आप एक कॉम्बिनेशन दिखा सकते हो हम लोग को? हाँ बिल्कुल। एक कॉम्बिनेशन दिखाते हैं। व्हेन कैपिटल एसेट ऑन ट्रांसफर, उस सिचुएशन में क्या होगा पता है? उस सिचुएशन में होगा 50C प्लस 56 56/10। ठीक है? व्हेन कैपिटल एसेट ऑन ट्रांसफर, व्हेन स्टॉक इन ट्रेड, जब स्टॉक इन ट्रेड है तो सिर्फ एक लौता सेक्शन आएगा 43CA। मतलब सर अगर स्टॉक इन ट्रेड की तरह ट्रांसफर किया और कम ज्यादा कुछ हो जाता है तो रिसीवर बच जाएगा, उसके हाथ में 56/10 नहीं लगेगा, परफेक्ट नहीं लगेगा। ये बात याद रखिएगा, ये लॉजिक से याद रखिएगा, ठीक है? ये आपकी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक है। यही आज का टेक होम है आपका, जो आपने सीखा है। दिस इज द टेक होम, ठीक है? कि वो दोनों एक साथ लगेगा, ये अकेले आएगा, ठीक है? अब अगर आपका अब हम लोग अपने आखिरी सेक्शन में आते हैं इस टॉपिक के, और यहाँ पे भरपूर अमेंडमेंट है, इसीलिए हमने पूरा टॉपिक ही ग्रीन से लिखा है, ठीक है? ये बोलता क्या है? ये बोलता है जब एक क्लोजली हेल्ड कंपनी, व्हाट इज अ क्लोजली हेल्ड कंपनी? अ क्लोजली हेल्ड कंपनी मींस अ प्राइवेट कंपनी, ठीक है? क्लोजली हेल्ड कंपनी मींस अ प्राइवेट कंपनी। एंड व्हाट इज अ प्राइवेट कंपनी? जिसमें बाहर वाले लोग इन्वेस्ट नहीं कर सकते, जो पब्लिक को अपना शेयर्स नहीं सब्सक्राइब करने के लिए देता, जिसके ट्रांसफर पे रिस्ट्रिक्शन होता है और 200 मेंबर से ज्यादा नहीं हो सकता, वो होता है पब्लिक कंपनी एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट, ठीक है? दैट इज अ प्राइवेट कंपनी, 2 सबसेक्शन 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट। पब्लिक कंपनीज 2 सबसेक्शन 71, ठीक है? तो ये देखते हैं। अब बोलता क्या है, अगर एक क्लोजली हेल्ड प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स इशू कर रहा है एक रेसिडेंट को। अब आपके दिमाग में, सर ये लोग तो मार्केट में शेयर नहीं इशू कर सकते, पर ये लोग एक हरकत करते हैं जिसको बुलाया जाता है प्राइवेट प्लेसमेंट, जिसमें कि पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मेंबर्स को, नॉट एक्सीडिंग 200 एंड 50 एट वन टाइम, ग्रुप ऑफ मेंबर्स को एक बार में शेयर्स ऑफर करते हैं थ्रू ऑफर लेटर्स, नॉट ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, थ्रू ऑफर लेटर्स। तो अगर इस क्लोजली हेल्ड कंपनी ने किसी रेसिडेंट से, हम लोग ये सेक्शन किसके ऊपर लग रहा है? रेसिडेंट को शेयर्स इशू किए हैं, और अगर शेयर का वैल्यू और जिस वैल्यू पे इशू कर रहे हैं और जो फेस वैल्यू है वो दोनों सेम है, लेट्स सपोज,
ठीक है, कि जो इशू मतलब फेस वैल्यू है शेयर का, लेट्स से द फेस वैल्यू इज ₹100, ठीक है, और जो प्राइस ऑफ इशू है, जो प्राइस ऑफ इशू है वो भी है 100। पता है ऐसे सिचुएशन में 56 to 7 भी आएगा ही नहीं, इट इज नॉट एप्लीकेबल। 56 to 56 to 7B is NA, नॉट एप्लीकेबल ऐसे सिचुएशन में। तो सर 56 to 7B कब एप्लीकेबल होगा? 56 to 7B तब एप्लीकेबल होगा जब फेस वैल्यू $100 हो, issue price exceeds the face value. Issue price exceeds the face value. Let's suppose it is 125. इस सिचुएशन में 56 to 7B will be applicable। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। मतलब जिस सिचुएशन में इशू प्राइस, जिस प्राइस पे हमको दिया जा रहा है, हमको एज अ रेसिडेंट इशू किया जाएगा, दैट एक्सीड्स द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, उस केस में 56 to 10 इज एप्लीकेबल, वरना 56 to 10 इज 56 to 7B इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, अब मान लो 56 to 7B एप्लीकेबल तो हो गया, आगे क्या होगा? अगर 56 to 7B एप्लीकेबल हो गया तो जो भी डिफरेंस है बिटवीन कंसिडरेशन एंड द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर, नाउ सी देयर इज अ थर्ड वैल्यू व्हिच इज कमिंग इन द पिक्चर, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, दैट विल बी टैक्सेबल एज पर 56 to 7B इन द हैंड्स ऑफ द कंपनी अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। हमने क्या बोला? एक थर्ड वैल्यू पिक्चर में आ रहा है। ये थर्ड वैल्यू क्या है? FMV ऑफ द शेयर्स। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए, सर FMV ऑफ द शेयर्स कैसे पता चलेगा? हाउ टू नो अबाउट FMV? क्योंकि ये क्वेश्चन क्यों अराइज हो रहा है पता है? हाउ टू नो अबाउट FMV क्यों ये क्वेश्चन अराइज हो रहा है? क्योंकि एक दिक्कत है, ये लिस्टेड शेयर्स नहीं है, क्योंकि ये एक प्राइवेट कंपनी है, तो इसका मार्केट से प्राइस उठा के आप नहीं दे सकते। अगर लिस्टेड होते तो मार्केट से प्राइस उठा के दे देते, काम हो जाता हमारा। तो मार्केट से प्राइस उठा के नहीं दे सकते, तो यहां पे ना आपको ये, जब आप CA फाइनल में जाओगे तो इसका सम्स आता है कि ये दे देता है और बोलता है कैलकुलेट FMV एंड देन फाइंड द वैल्यू टैक्सेबल एज 56 to 7B। तो FMV कैलकुलेट कैसे होता है अनलिस्टेड शेयर्स का? एज पर सेक्शन 50CA कैलकुलेट होता है वो, एज पर सेक्शन 50CA। ठीक है, एज पर सेक्शन 50CA कैलकुलेट होता है यूजिंग रूल 11 UA को यूज करते हुए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अभी जो 11 UA को यूज करते हैं, इसमें पता है कुछ नहीं होता खास, टोटल एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, और कुछ नहीं, बस वही करता है कि सबको FMV पे ले लेता है, इधर भी एसेट्स को FMV पे ले लेता है और लाइबिलिटीज को बुक वैल्यू पे ले लेता है, माइनस करके वैल्यू निकाल के दे देता है आपको, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, एक शेयर का फेस वैल्यू पता चल जाता है, FMV पता चल जाता है। ठीक है, अब सपोज हमने ये हरकत की, ये हमने कैलकुलेशन किया 11 UA एंड माय FMV फेयर मार्केट वैल्यू comes out to be कि शेयर का फेयर मार्केट वैल्यू इज ओनली 60 रुपीज। ठीक है, कि मतलब इसकी औकात से 60 रुपए के बराबर है। तो पता है कितना अमाउंट प्राइवेट लिमिटेड के लिए टैक्सेबल हो जाएगा? प्राइवेट
लिमिटेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस अंडर 56 under 56 to 7b will be equal to 125 will be equal to will be equal to 125 minus 65 rupees. ठीक है, so the value will be equal to 65 rupees only. ठीक है, तो अब जितने नंबर ऑफ शेयर्स थे, लेट्स सपोज नंबर ऑफ शेयर्स इज 2000 है, number of shares is 2000, so the total value which will be taxable in the hands of the company would be equal to 2000 to 65. Total value will be 1,30,000 taxable as income. That's it. यही है 56 to 7B. अब 56 to 7B में फिनेंस एक्ट 2019 ने बताया कि ये दो लोगों पे नहीं लगेगा. किस पे नहीं लगेगा? एक इन्होंने बोला वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग जो होता है, वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग मींस एनी न्यू बिजनेस. वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग, जो वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग होता है ये उस पे नहीं लगेगा जब वो ये पैसा, ये शेयर्स जो इशू कर रहा है, वो इशू करता है एक वेंचर कैपिटल कंपनी को या एक स्पेसिफाइड फंड को. व्हाट इज अ स्पेसिफाइड फंड? It means an investment fund. A specified fund is an investment fund which is registered under the Alternative Investment Fund which is held by SEBI. ठीक है, मतलब ये स्पेसिफाइड फंड एक ऐसा फंड है जिसका नाम है ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड. ठीक है, जो कैटेगरी 1 या कैटेगरी 2 में रजिस्टर्ड होता है सेबी के अंदर. आपको इतना डिटेल याद करने का जरूरत नहीं है. आपके एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा रेलेवेंट है कि वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग को, ठीक है, जो ये शेयर्स इशू कर रहा है वेंचर कैपिटल कंपनी को या स्पेसिफाइड फंड को, उसके लिए ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है. मतलब अगर वो ये प्रीमियम में भी, अच्छा इस अमाउंट का नाम क्या है? ये जो डिफरेंस अमाउंट आ रहा है, इस डिफरेंस अमाउंट का नाम क्या है? इस डिफरेंस अमाउंट का नाम है शेयर प्रीमियम. ठीक है, ये डिफरेंस अमाउंट का नाम है शेयर प्रीमियम एंड दिस विल बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. ठीक है, तो पहला कि किसको नहीं लगेगा? वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग को नहीं लगेगा. दूसरा क्या बोलता है? गवर्नमेंट ने पहले लिखा था, ठीक है, गवर्नमेंट ने पहले लिखा था, मतलब हमेशा से इस सेक्शन में था कि सच क्लास ऑफ पर्सन्स और कंपनीज विच में बी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसा लिख के छोड़ दिया था कि फ्यूचर में जाके अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई एंटिटी को या कोई क्लास ऑफ पर्सन को नोटिफाई किया तो उस केस में भी 56 to 10 नहीं लगेगा. जैसे अभी पीछे अभी गवर्नमेंट ने यहां पे लिख दिया है, हो सकता है अगले साल तक या अगले फिनेंस एक्ट में यहां पे कुछ इंट्रोड्यूस हो जाए. जैसे देखो गवर्नमेंट अभी यहां पे लिखा है ना, पर्सन्स नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट, हो सकता है नेक्स्ट ईयर यहां पे कुछ आ जाए. ठीक है, पर अभी तक नहीं है यहां पे. तो इन लोग ने भी सेकंड इसका जो पॉइंट था उसमें लिखा होता पर्सन नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट. 19 फरवरी 2019 को जो ऑर्डिनेंस आया था फिनेंस एक्ट का, ठीक है, जो फिनेंस एक्ट का ऑर्डिनेंस आया था, एक ऑर्डिनेंस आया था फिनेंस एक्ट का, 2 फिनेंस एक्ट आए थे, बहुत भारी अमेंडमेंट हुई थी 2019 में. तो जो ऑर्डिनेंस आया था, एक दो कंपनी के लिए 2 नया टैक्स रेट निकाला गया था. फिनेंस एक्ट 2019 ब्रॉट इन ग्रेट डील ऑफ अमेंडमेंट्स, 1 ऑर्डिनेंस 2 एक्ट्स. ठीक है, तो आप सोच ही सकते कितना अमेंडमेंट होगा. ठीक है, मैंने टोटल काउंट किया, देयर वाज 62 अमेंडमेंट्स. ठीक है, 62 अमेंडमेंट्स एंड दीज आर प्रॉपर अमेंडमेंट्स, शब्द का सुधार नहीं. 62 अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल. ठीक है, एक से दूसरे टर्म के बीच में 62 अमेंडमेंट्स. ठीक है, तो इस बार अगर पेपर होता ना मई में पेपर हुआ होता तो एकदम जंबो पेपर बनता, अमेंडमेंट भर भर के पूछता. पर ऑब्वियसली अब नवंबर में भी जा रहा है तो अभी भी क्योंकि डायरेक्ट टैक्स में कोई मेजर अमेंडमेंट्स नहीं हुआ है. ठीक है, डायरेक्ट टैक्स में कोई मेजर अमेंडमेंट नहीं हुआ है. इंस्टीट्यूट का आरटीपी आ गया है, अब मैं जो पढ़ा रहा हूं आप उससे कंपेयर करके देख लेना, कोई मेजर अमेंडमेंट नहीं हुआ है. इट्स जस्ट द सेम. एक्चुअली अगर मैं ठीक से बोलूं तो कोई भी अमेंडमेंट नहीं हो रहा नवंबर के बच्चों के लिए. जो पढ़ा रहा हूं एग्जैक्टली एप्लीकेबल है, कोई अमेंडमेंट रिक्वायर्ड नहीं है.
अगर कोई अमेंडमेंट रिक्वायर्ड होगा तो मैं क्लास के मतलब अलग से अमेंडमेंट क्लास रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, पर टेक माई वर्ड फॉर इट, नो अमेंडमेंट इज रिक्वायर्ड एज ऑफ नाउ, ठीक है। एंड यू कैन चेक विद द आरटीपी, द इंस्टीट्यूट्स आरटीपी एंड जुडिशियल अनाउंसमेंट्स आर आउट, यू कैन कंपेयर वॉट एवर आई एम टीचिंग विद दैट, इट इज 100% अपडेटेड फॉर नवंबर 2020, ठीक है। आते हैं तो कंसिडरेशन और उसके बीच में जो डिफरेंस है वो हो जाएगा। तो अब इन लोग ने 19 फरवरी 2019 को एक नोटिफिकेशन ऑर्डिनेंस लाके वहां पे एक कैटेगरी डाल दिया। इन्होंने बोला जो स्टार्टअप फंड वाले हैं, ठीक है, जो स्टार्टअप बिजनेस है, ठीक है, अगर आपका एक एलिजिबल स्टार्टअप बिजनेस है तो अगर आपने ऐसा शेयर्स इशू करके पैसा उठाया है लोगों से तो आपके लिए, ठीक है, कोई 5627B का एप्लीकेशन नहीं है, प्रोवाइडेड आप कुछ चीजों में पैसा खर्च नहीं करेंगे। जैसे आप लोगों से पैसा लेके दूसरी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं करेंगे और ज्वेलरी को बाय या सेल या इन्वेस्ट नहीं करेंगे, मतलब ज्वेलरी में हाथ नहीं देंगे और दूसरे कंपनी के शेयर्स में हाथ नहीं देंगे। तो जो पैसा आप शेयर्स के द्वारा उठा रहे हो 5627B के द्वारा, उसको हम टैक्सेबल नहीं करेंगे आपके हाथ में। आइए देखते हैं। हाँ, no 5627B if the consideration is received by a venture capital undertaking from a venture capital fund, venture capital company, specified fund, but by a company or a class of person notified by central government. Notification issued on 19th February 2019 exempting startup company receiving such amount from resident subject to दो condition, नॉट टू इन्वेस्ट इन शेयर्स ऑफ अदर कंपनी और दूसरा ज्वेलरी परचेज और इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब इसी के साथ साथ एक पेनल्टी आया, इन लोग ने क्या बोला कि सपोज अगर स्टार्टअप कंपनी, ये जो दो कंडीशन ऊपर लिखा है, ये वाली दो कंडीशन और भी जो कंडीशंस बाकी हैं जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, अगर उनमें से कोई भी सिचुएशन को वॉयलेट करता है, या कोई भी कंडीशन को वॉयलेट करता है, तो ये जो भी एग्जेम्पशन ऊपर मिला है शेयर्स इशू करने की वजह से, ये जो प्रीमियम का अमाउंट हमने एग्जेम्प्ट किया है, जिस भी ईयर में ये कंडीशन टूटता है हम लोग उसको टैक्सेबल कर देंगे, ये डिफरेंस अमाउंट जो होता है। प्लस मिस रिपोर्टिंग और अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम के तहत आप पे पेनल्टी भी चार्ज किया जाएगा अंडर सेक्शन 270 क्लॉज 8 क्लॉज 9। तो मतलब अगर आपने कभी जाके तोड़ा तो जितना इनकम आपने छोड़ दिया था आपका पहले, उसको टैक्सेबल कर देंगे। प्लस ये जो अमाउंट है, जो डिफरेंस बिटवीन है, मतलब जो पेनल्टी भी लगाएंगे आपके ऊपर एज पर सेक्शन 270 मिस रिपोर्टिंग या अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम क्लॉज 8 एंड क्लॉज 9, मतलब डबल द प्रॉब्लम है आपके लिए, पेनल्टी भी लगेगा और वो भी लगेगा। और शेयर्स ऑफ अनलिस्टेड कंपनी जो है किसका वैल्यू कैसे निकाला जाता है, 11 UA के तहत, मैंने ऑलरेडी बोल दिया। या अगर कोई दूसरे मेथड से कंपनी वैल्यू निकालता है और उससे AO सेटिस्फाइड है वैल्यू से, तो फिर वो वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। तो हम लोग अपना क्लास कंटिन्यू करेंगे आगे। अब हम लोग का इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का टॉपिक खत्म हो गया है। मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट टॉपिक विल बी क्लबिंग एंड उसका नेक्स्ट टॉपिक विल बी सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ इनकम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा और GST भी करिए साथ में। क्लासेस के यहाँ पे GST का नंबर आ रहा है नीचे, कॉल करिए, इंक्वायर करिए। जितना अच्छा DT लग रहा है आपको, GST भी उतना ही पसंद आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।